हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्ण। सबसे पहले नमस्कार। मैं अपना परिचय सबसे पहले देता हूँ। मैं राकेश कुमार सिंह, सिविल सर्विसेज 97 में लिखा था। बैच मेरा 98 है। मैं मूलतः बिहार का ही रहने वाला हूँ, पटना का रहने वाला हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की और फिर कंप्लीट किया। मैंने फिर 2 साल का प्रोबेशन किया और फिर 1999 में ट्रेनिंग किया मसूरी में। उसके बाद 2001 में फाइनली पोस्टिंग दी हमारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाथ उठा सकते हैं? अच्छा, ओके। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एसएससी और बीपीएससी। बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है रेगुलरली? हो रहा है, ओके। तो अभी आप लोगों ने क्या प्रीलिम्स दे दिया बीपीएससी का? दे दिया है। रिजल्ट नहीं आया है अभी? नहीं आया है। आप लोग क्या कर रही हैं? बीपीएससी का पीटी, टीचिंग का बीएड करेंगी? अभी बीएड का दिया नहीं है आपने? ओके। आप लोग सभी का बैकग्राउंड क्या है? आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है या +2 किया? सभी लोग ग्रेजुएट हैं सारे? मोस्टली आर्ट्स में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। ओके। बाकी साइंस ग्रेजुएट्स? ओके। यू सी लाइक, सबसे पहली बात है कि आपका जो गोल है, जो मोटिव है, वो स्पष्ट होना चाहिए। पैसा कमाना एक बात है और नौकरी तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप नौकरी नहीं पाएंगे तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तैयारी भी करनी बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है? किसी ने कोचिंग ज्वाइन किया है? ऑनलाइन करती हैं? आप लोग भी ऑनलाइन करते हैं? वेरी गुड। तो जनरली मतलब मोस्टली बीपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? ओके। तो आप लोगों ने कभी यूपीएससी ट्राई नहीं किया जो एसएससी ट्राई कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी ट्राई कर रहे हैं? किया है? एनडीए? ओके। तो एनडीए का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो जनरली क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज किया है और अ, खास करके उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन फिर भी एग्जाम एक ही तरह का होता है। अम, आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर आप सिंसियर हैं, गाइडेंस अच्छी मिले तो एक बार यूपीएससी ट्राई करिए आप लोग। बाकी तो जैसे अगर आप यूपीएससी की ट्राई कीजिएगा तो खुद ब खुद आप बीपीएससी का भी प्रिपरेशन उसमें हो जाता है। और जनरली मतलब आपके स्टडीज का जहां तक सवाल है, आप एसएससी की बुक्स आती है, गाइड आती है ना, वो गाइड आप यूज करते हैं। एसएससी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? जनरल स्टडीज होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इंग्लिश भी होता है क्या? इंग्लिश भी होता है। तो उसके लिए आप लोग गाइड का यूज करते हैं? नहीं, गाइड पढ़ते हैं? नहीं। सबसे बड़ा है कि आप बेसिक जो भी आप कंपटीशन देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी भारत सरकार जो एग्जाम लेती है, उसका बेसिस एनसीईआरटी होता है। वो आपका मूल ग्रंथ है एक तरह से कहा जाए तो। आप पहले कोशिश ये करें कि एनसीईआरटी की सभी किताबें, हर एक सब्जेक्ट की, बिकॉज यू नो जनरल स्टडीज समुद्र है। जनरल स्टडीज में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री भी होंगे, भूगोल भी होगा, इतिहास भी होगा, सारा कुछ जनरल स्टडीज है। तो ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्लास 9 से एबव सारे सब्जेक्ट की, नॉट ओनली आर्ट्स, साइंस की भी किताबें, जो बीपीएससी कर रहे हैं वो भी। कुछ बोलना चाहेंगे क्या? वो आप एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें। पहले, सबसे पहले आपकी ये जरूरत है। एनसीईआरटी को एक बार नहीं, दोबारा पढ़ें, उसको बेस बनाएं।
सारे जो गाइड हैं अवेलेबल, वो सारे गाइड सारे कंपटीशन के उसी पे बेस्ड होते हैं। और आपके जो क्वेश्चन आंसर जो आप एग्जाम में लिखते हैं, वो बेसिकली एनसीईआरटी के अनुसार ही उसका इवैल्यूएशन होता है। तो कोशिश ये करें कि आप एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट की, वो एक बार जरूर पढ़ लें। फिर दोबारा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज आपका उसी से स्ट्रांग होगा। मोस्टली हिस्ट्री हिस्ट्री जनरल स्टडीज का 80% कंस्टिट्यूट करता है। 80% क्वेश्चन आप देखेंगे वो हिस्ट्री से ही आता है। उसको जरा अच्छी तरह से ध्यान से कर लें। और पढ़ने के टाइम में दो चीजों का ध्यान रखें कि एक तो आप पढ़ें, पढ़ के आप उसको समझें, समझना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको रटना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सोच के नहीं लिख सकते वहां पे। आप चाहे कहेंगे कि हम पढ़ के जा रहे हैं, फिर वहां क्वेश्चन देखे, फिर माइंड में जो आए हम उसको लिख रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जब क्वेश्चन आंसर आता है, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, तो आप उतना नहीं सोच सकते उसको। और फिर वहां पे जो जिस मोमेंट पे आप एग्जाम दे रहे हैं, उस मोमेंट पे ये जरूरी है कि आपके माइंड में जो भी रटा हुआ क्वेश्चन आंसर है, उस आंसर को आप फॉलो करें। खास करके साइंस और मैथ में तो आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई ये नहीं है, मतलब स्केप नहीं है। और दूसरे सब्जेक्ट में भी, हिस्ट्री में, बाकी भूगोल में थोड़ा सा रटने की जरूरत है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये बहुत जरूरी है, खास करके या जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आप उसको रिकलेक्ट करें, रिकलेक्ट करके उसको लिखने की कोशिश करें। क्या आपने याद किया है, क्या आपने सीखा है, जो भी आप समझते हैं, उसको एक बार आप जब लिखेंगे तो एक तो आपको क्लैरिटी होगी, दूसरा आप उसको जब लिखा हुआ देखेंगे, फिर बुक से आप जब मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप कहाँ पे गलत हैं। और जहाँ पे गलत है, आप याद रखिए, जहाँ पे गलती होती है, वो गलती अगर हुई तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि आपने वहां पे गलत किया है। वो क्वेश्चन आंसर गलत हो गया आंसर, तो वो समझिए कि इट इज गुड फॉर यू। आप उसको दोबारा देखते हैं और वो आपके माइंड में हमेशा रहता है कि वो आंसर गलत हुआ था, वो आपके पास हमेशा रहेगा वो याद। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज है कि जैसे कोई भी चीज आप याद करते हैं, याद करते, एक इंग्लिश में कहावत है, माइंड इज सब्जेक्ट टू सजेशन। कोई भी चीज जब याद करते हैं आप, आर्ट को या साइंस, तो उसको रिलेट करें किसी चीज से। जैसे मान लीजिए कि कुछ याद कर रहे हैं आप, तो उसको एक जल्दी याद करने का तरीका यही है कि उसको किसी चीज से जोड़ दें। जैसे आपको एग्जाम्पल क्या दूं मैं, जैसे हो सकता है कि अम, आप किसी का नाम याद कर रहे हैं हिस्ट्री में, या कुछ दूसरा, जैसे कोई इवेंट याद कर रहे हैं, उस इवेंट के साथ एक एक सजेशन आप बनाएं जो आपको याद रहे, जिससे आप उसको रिलेट कर सकें। उससे क्या होगा कि आपके मेमोरी में, जहन में वो चीजें रहेंगी, तो ये बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते होंगे औसतन? 4-5 घंटे? ज्यादा? 4-5 से ज्यादा? वेरी गुड। हर लोगों का पढ़ने का टाइम भी डिफरेंट होगा, कोई सवेरे पढ़ते होंगे, कोई लेट नाइट पढ़ते होंगे, है ना? तो पढ़िए, मेहनत तो बहुत जरूरी है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो बाकी सब्जेक्ट में तो आपको मास्टरी करनी होगी, खास करके क्योंकि पैटर्न चेंज होते रहते हैं क्वेश्चंस के। एसएससी या फिर टीचर्स का भी जो आप एग्जाम देते हैं, वो पिछले के क्वेश्चंस जरूर देखते होंगे, पिछले ईयर्स के कम से कम 5 ईयर्स के क्वेश्चन जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे एसएससी भी है, तो आप पुराने जो क्वेश्चन बैंक्स है, वो क्वेश्चन बैंक्स खरीद लें। उस क्वेश्चन बैंक से आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। जनरली पैटर्न थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, लेकिन वही होता है, उसी तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे 2 साल पहले जो जिस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, या जैसे बीपीएससी में भी जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में, वो फिर वो पैटर्न थोड़ा मोड़ा रिपीट होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है,
लेकिन थोड़ा रिपीट होता है। वो क्वेश्चन बैंक को जरूर देखें और थोड़ा माइंड को फ्री रहने दें। इमेजिन करें कि वो क्वेश्चन जो है, हो सकता है आज आप 2025 में कर रहे हैं तो 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें उस क्वेश्चन बैंक से। 5 साल का कर सके तो अति उत्तम, 2-3 साल का तो जरूर कर लें, तो किसी भी एग्जाम के लिए वो जरूरी है। और कोचिंग भी जरूरी है। अगर आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग हो गई है, कोचिंग से गाइडेंस मिलती है, लेकिन अंधाधुंध कोचिंग के पीछे नहीं भागें। आपका जो बेस है, जैसा मैंने पहले कहा, एनसीईआरटी को आप अपना मूल ग्रंथ बनाएं, उसी पे बेस्ड होके आप अपनी तैयारी करें। जितना आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी उतना बढ़िया होगा। तो ये है मतलब मेनली सजेशन। बाकी लेबर तो आपको करना होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भगवान पर विश्वास, है ना। भगवान की से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए। किसी भी भगवान को आप मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, राम को मानते, किसी भी भगवान को मानते हैं, सब एक हैं, उनसे प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि 1 है और 0 होता है। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन 1 के पीछे अगर 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। 1 जो है यहाँ पे ये लेबर है, आपकी आपकी मेहनत है, और 0 जो है वो भगवान का ग्रेस है, आपका लक है। आप अगर सिंसियर हैं, सही मन से आप पढ़ते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तो एक के आगे अगर एक 0 लग गया, आपका 1 लक होगा तो 10 हो जाता है। उसी तरह 0 बढ़ते जाता है। जितना आप लकी होंगे उतना 0 बढ़ता जाएगा, उतना भगवान का ग्रेस आपके साथ रहेगा। तो लेकिन 1 कभी नहीं आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि 1 लेबर है। आप बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पा सकते। मेहनत तो बहुत जरूरी है ना। तो बेसिक चीज यही है कि आप अच्छी तरह से बुक्स को पढ़ें, और कुछ एक जो कॉम्पिटिटिव बुक्स भी पढ़ते होंगे आप, जैसे मंथली जर्नल लाइक प्रतियोगिता दर्पण, या क्या प्रतियोगिता दर्पण आती है ना आजकल, आती है प्रतियोगिता, उसमें भी एसएससी और बाकी भी एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनको भी देखिए, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और गाइडेंस के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, बढ़िया बात है। नोट्स बनाएं, नोट्स बना कर रखें, और बेसिस वही जैसा मैंने कहा, एनसीईआरटी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। और जितना हो सके अपने माइंड को हमेशा फोकस्ड रखिए। ऐसा नहीं कि लोगों ने बोल दिया कि अरे ये भी बुक पढ़िए, वो भी बुक पढ़िए, उस पे नहीं जाइए। आप पहले अपना बेस मजबूत कर लीजिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, अच्छे गाइडेंस अगर मिलते हैं आपको, ऑनलाइन में भी अच्छे अच्छे गाइडेंस हैं, उसको जाने, उसके अनुसार फिर आप आगे बढ़ें। या फिर जैसे किसी ने कम्पीट किया है, जो सक्सेसफुल रहे हैं एसएससी में या किसी भी एग्जाम में, उनसे आप बात कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, और उनसे सलाह ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि असफलता और सफलता जीवन का पार्ट है। आप एक बार अगर नहीं कर पाते हैं तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आपको प्रयास करनी चाहिए। आप जितना प्रयास करेंगे, जो मेहनत आपने किया है वो जरूर फल देगी एक ना एक दिन, आप जरूर सफल होंगे। तो हम अपना गोल हमेशा क्लियर रखिए और हमेशा प्रयासरत रहिए। और दूसरा ये है कि एग्जाम के टाइम में, मान लीजिए कि एग्जाम आपका है, कल एग्जाम है किसी पेपर का, उस समय आप एग्जाम के पहले जब आप जाते हैं, उसके पहले जितने भी आपने क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर जो आपने याद किया है, उसको एक बार रिकलेक्ट करिए माइंड में रख के। आप बेड पे लेट जाइए या फिर कुर्सी पे भी बैठ के आंख बंद करके एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने मन में रिपीट कीजिए एग्जाम से पहले। फिर आप एग्जाम देने जाइए, और उसके बाद जब एग्जाम हॉल में जाइए, जब जाते हैं तो वहां पे अक्सर आप देखते होंगे टेंडेंसी होती है कि लड़के या लड़कियां जो भी हैं वो बाहर डिस्कस करती हैं डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स, या मतलब बहुत सारे सवाल आंसर्स। उस समय आप अपने आप को ट्रबल मत कीजिए। आप हो सके तो अपने माइंड को एकदम फ्री रखिए, सोचिए ही नहीं कि क्या आपने याद किया है। जब आप एग्जाम टेबल पे बैठेंगे तो आपको खुद वो आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता यही है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं
तो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो भी हैं दोस्त, वो डिस्कस करने लगते हैं क्वेश्चन आंसर। फिर क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है और फिर जो आपने याद किया है, जो आपने सीखा है, वो डाइल्यूट हो जाती है, वो डाइवर्ट हो जाती है। वो ऐसा नहीं करने दीजिएगा। आपने जो याद किया है, जो किया है, भगवान पे विश्वास रखकर उसके साथ आप आगे जाइए और एग्जाम दीजिए। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो मेरा दावा है कि वो सारे आंसर जो आपने याद किए हैं, वो सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। मैं अपना खुद ही एक्सपीरियंस ऐसा बताता हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज दिया था मैंने, तो मैं भी यही करता था। एग्जाम के पहले जाता था, अच्छी तरह से उसको रिकॉलेक्ट करता था। एग्जाम के पहले मे बी मान लीजिए 9 बजे, 10 बजे, 9 बजे एग्जाम है, तो 4 बजे उठ गया या 5 बजे उठ गया। उसमें उस सब्जेक्ट के जितने भी हमने क्वेश्चंस, जो भी एक जैसे क्वेश्चन बैंक के थ्रू, या फिर जो जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि वो हो सकता है आएंगे, उसको रिकलेक्ट किया। रिकलेक्ट करके जितने आंसर्स हैं, जो रटा हुआ है आपने, उसको भी रिकलेक्ट कीजिए। क्या रटा था उसको एक बार माइंड में पूरा क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, फिर एग्जाम देने जाइए। और कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, उस आंसर को, उस क्वेश्चन के बारे में, उनसे अलग हो जाइए। उनके बारे में ये डिस्कस ही मत कीजिए। आप सिर्फ एग्जाम देने जाइए। अगर कोई डिस्कस कर रहा है, दोस्त है, ये क्वेश्चन, बोलो हम हट जाइए वहां से। वहां जाके आप सिर्फ एग्जाम हॉल में बैठिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है ना? तो यही है मेरा, मतलब जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ आपके साथ शेयर किया। और तो टाइम चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट इतने साल हो गए एग्जाम दिए हुए, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने भी यूपीएससी, मेरा 3 या 4थे अटेम्प्ट में जाके हुआ। इंटरव्यू तक पहुंचता था या फिर नहीं भी होता था कभी कभी, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और एग्जाम देते रहना चाहिए। अच्छे प्रिपरेशन करने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो आपके पीयर ग्रुप हैं, जो पढ़ते हैं आपके साथ, उनके साथ रहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते तो है, जैसे गार्जियन ने आपको पटना भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं करता, जो आते तो हैं पढ़ने, लेकिन उनका माइंड पढ़ने में लगता नहीं है। वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। वो भटकिए नहीं, उनके साथ मत जाइए आप। और किसी भी व्यसन, कोई भी, मतलब वाइस जिसको बोलते हैं, सिगरेट पीना, कुछ भी, मतलब उस चीजों से अलग रहिए। कंसंट्रेट कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, जरूर सफल होंगे आप। अब आदमी सब कुछ कर सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आदमी ने नहीं किया है। सब कुछ कर सकते हैं हम। तो आपके अंदर, मतलब एक डिवाइन पावर है, उस डिवाइन पावर को जगाइए। आप मन में सोचिए कि आप, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके आपको सैलरी मिलेगी, आप घर परिवार चला पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छा करना है, दूसरे की सेवा करनी है, अच्छे काम करने हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आपका अगर फोकस सही है और आपका एम सही है, भगवान भी आपका साथ देंगे। ये हमारा एम नहीं है कि हम नौकरी करके पैसे जमाते रहें, हम ऐसी ऐसी गाड़ी खरीद लें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घर खरीद लें। वो अपने आप हो जाता है। अगर आपका मोटिव साफ है, आपका गोल क्लियर है, तो उन चीजों, वो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहला होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। नौकरी आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको पैसे की जरूरत है, खाने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, बेसिक मिनिमम जो भी मिले उससे आप काम चला सकते हैं। तो ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, स्पष्ट रहिए अपने गोल में। और पढ़ाई एक साधना है। साधना माँ सरस्वती की कृपा से ही आपको ज्ञान मिलता है, भगवान की कृपा से ही आप आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ रामकृष्ण मिशन एंड मठ में यहाँ पे आते हैं। आप भगवान के पास जरूर जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि आपको सिंसियरिटी दें, सद्बुद्धि दें। तो यही मेरा आपसे मैसेज है। और बाकी दूसरी चीज ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को, पढ़ने को ही मान लीजिए, या किसी भी चीज के लिए हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा करेंगे तभी हम वो करेंगे। ऐसा होता है ना कि अ, अच्छा से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अच्छा से, परसों अच्छा से पढ़ेंगे, आज पढ़ने का मन नहीं है। या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो हम अच्छी तरह से सीख लेंगे, उसके बाद उसको याद करेंगे।
ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स बेटर टू डू देन टू डू वेल। करना ज्यादा जरूरी है अच्छा करने से। अच्छा अपने आप हो जाएगा, आप करें तो पहले। क्योंकि उस चीज को कभी नहीं टाले कि हमको अच्छा स्टडी टेबल मिल जाएगा, हमको अच्छी बुक मिल जाएगी, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तब हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप करिए, इट्स बेटर टू डू देन टू डू वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका लाइफ स्टाइल जो है, एक और इंग्लिश में कहावत है, लेट योर हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑर्गेनाइज योर लाइफ। आपका जो एस्पिरेशन है, जो आपका गोल है, उसके अनुसार आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। वैसा लाइफ बनाइए जो आपके को उस गोल तक पहुंचा सके। वो लाइफ स्टाइल जो आपका एस्पिरेशन है उसके पास ले जाए। अच्छी कंपनी, अच्छे बुक्स, और ये भी जरूरी है कि आप इंटरटेनमेंट भी कीजिए, मूवी देखिए, कुछ इंटरटेनमेंट मैगजीन भी पढ़िए। लेकिन ठीक है, वो उसे अटैच मत रहिए, उसको माइंड में मत लेके रखिए, उसको साइड कर दीजिए। जब उसको हट गया फिर आप अपना स्टडी कीजिए। और दूसरा एक हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक न्यूज़पेपर कम से कम, जरूरी नहीं कि आप सारे न्यूज़पेपर्स लेके पढ़ते रहें। एक न्यूज़पेपर, जो भी अच्छा न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर एक जरूर एक हैबिट बना लें कि वो न्यूज़पेपर पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो है, जो भी है, उससे आप एब्रिस्ट रहेंगे। क्योंकि जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी एक पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जनरल स्टडीज में क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड होता है। ये जरूरी है कि आपको अ, इसका ज्ञान होना चाहिए, और क्या हो रहा है देश में, विदेश में, क्या हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति है, क्या हो रहा है ग्लोबल एरिना में, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक न्यूज़पेपर सिंसियरली पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े न्यूज़पेपर। ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका माइंड भटकेगा, फिर आप उसके बारे में सोचने लगेंगे उन सब चीज। और खास करके एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं, एडिटोरियल मतलब समझ रहे हैं ना, संपादकीय। जो भी लैंग्वेज में है, आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ें, उसका एडिटोरियल जरूर पढ़ें। क्योंकि एडिटोरियल समअप करता है कि जितने भी मेन इवेंट्स हैं, वो मेन इवेंट्स का एनालिसिस होता है बेसिकली। एडिटोरियल को जरूर पढ़ें। और कभी कभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है अ, जिसको आप कटिंग करके पेपर से एक फाइल बना के उसमें रख सकते हैं, जो बाद में आपको एग्जाम के टाइम में रिकलेक्ट करने में सुविधा होगी, है कि नहीं। जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट, नाटो के बारे में, यूएन के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, ये आप संभाल के रख सकते हैं, जो कि बाद में आप उसको पढ़ सकें। इंपॉर्टेंट चीजों को, खास करके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं सेंट्रल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, खास करके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आई मीन स्टेट्स के बारे में, इनके बारे में बहुत जरूरी है जानकारी लेना। कितने हमारे स्टेट्स हैं, कितने, ये जरूरी नहीं है कि सारे चीफ मिनिस्टर आप याद करके रखिए। अगर मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स में कोई रिलेटेड कुछ हुआ, तब उसके चीफ मिनिस्टर का याद जरूर नाम रखिए। और फिर खास करके राष्ट्र के तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, मेन मेन मिनिस्ट्रीज का नाम कम से कम याद रखें। तो मेरा बस यही है आपसे सुझाव। बाकी आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बोलिए, बैठ के ही बोलिए, बैठ के ही बोलिए। हाँ। नहीं तो एग्जाम समीप है तो आप प्रिपरेशन तो आपको पहले से शुरू करना है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में मिनिमम आपको एक साल का एक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। यूपीएससी को बोला जाता है मदर ऑफ एग्जाम्स। ये सारे एग्जाम की माँ है। आपको पूरे साल एग्जाम होता है, क्लैट देते हैं, बेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ये तो पूरे साल चलता है। आपकी प्रिपरेशन जनरली जो यूपीएससी देते हैं, उनका प्रिपरेशन कम से कम 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से हमने प्रिपेयर, मतलब हम लोगों ने शुरू कर दिया, जितने भी हमारे दोस्त जितने हैं, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वो प्रिपरेशन, उसको ध्यान में रखते हुए। और उसके बीच में डिफरेंट एग्जाम भी देते रहे। मान लो कि एसएससी देना है, बीपीएससी देना है, वो भी एग्जाम देते रहे। लेकिन मेन फोकस था कि यूपीएससी करना है। तो प्रिपरेशन तो आपको रखना होगा। अगर आप शॉर्टकट कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो वो कैसे पॉसिबल है।
वो तो प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा। आप किस सेंस में बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है? हम्म, नहीं हो पाया। तो वही है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं किए तो आपको ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, उसको तो कंपनसेट कीजिएगा ना। लेकिन प्रिपरेशन आप पहले से करेगा। एक बार एग्जाम हुआ, मान लीजिए इस बार नहीं होता है, रिजल्ट आया कि नहीं आया? ओके, अगर नहीं होता तो फिर से ट्राई करें, अभी से ट्राई करते रहें। प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। टाइम कम है उससे तो नहीं होगा ना। अगर टाइम कम है तो आपको लेबर ज्यादा करना पड़ेगा। जहाँ 5 घंटे पढ़ते हैं वहां पे 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, है कि नहीं? बिना पढ़े तो शॉर्टकट है नहीं, वो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, है ना? और कोई है? बताइए, बोलिए ना, वही से बोलिए। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ। हम्म, टाइम बचता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी से पढ़ के वो नोट बनाए। जो नोट आप बाहर से खरीदते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, बाजीराव है या फिर और भी हैं, तो वो नोट्स बेचते हैं। वो उस नोट्स को भी देखें, उसको भी पढ़ें, और उसको सप्लीमेंट करें एनसीईआरटी के मेन फैक्ट से। आप उसको जब पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी आप पढ़ लिए होंगे, तो जब आप उनके नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिमिलर है। तो उस नोट्स को लीजिए, उसको मिक्स करके बनाइए, बेसिक लेकिन एनसीईआरटी को रखिए, नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए भी, लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट के पढ़िए। ये नहीं कि मतलब बहुत सारे आजकल मशरूम की तरह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, है ना, जो रिनाउंड है, जो अच्छे हैं, जिनका सक्सेस रेट अच्छा है, उनके पढ़े, है ना? खुद का बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। खुद का बनाने का नोट्स का मतलब ये है कि आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं। आप ये नहीं, अब जैसे बाजीराव का या कोई भी मटेरियल लेते हैं, तो उसमें तो पूरा एक्सप्लेन किया रहता है, 10 पेज का एक नोट होगा, उसमें आप मेन पॉइंट लें, एनसीईआरटी को बेस करें, पॉइंट वाइज एक पॉइंट लेके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एनसीईआरटी से जो लिया है वो आप लिखें। उसके बाद उस नोट में जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसके नीचे आप लिख दें। उससे क्या होगा ना कि आपको याद रहेगा। आप वो पढ़ के जा सकते हैं, वो उसको जो बाहर के नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं। बिना समझे आप किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि आप एक अपने कंजम्पशन के लिए एक नोट्स बनाएं, क्योंकि जो बाहर के नोट्स होते हैं वो काफी बड़े नोट्स होते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके पहले जब आप पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि लाइन बाय लाइन उस पूरे नोट्स को आप पढ़ सकें। आपको पॉइंट वाइज बनाना पड़ेगा, जिससे आप एक बार देखें तो आप याद कर सके कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ये आंसर है। उसको पढ़ना जरूरी है, अच्छे वो गाइडेंस के लिए बढ़िया है। लेकिन अपने कंजम्पशन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए ये जरूरी है कि आप लिख के रखें उसको। ठीक है, लिखने से क्या होता है कि आपकी आपका सारा सिस्टम जो है, आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन उस पर जाता है। आप देखे होंगे कोई भी चीज आप लिखते हैं तो आप भली भांति लिखते हैं कि क्या आपको याद है, क्या आप लिख रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। बाकी आप उसको एक सहारा के लिए ले सकते हैं, है ना? क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ है। हाँ। हम्म, 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 देखिए, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आप मान लीजिए कि किसी एग्जाम में सफल नहीं हो पाए,
मान लीजिए सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, नॉट ओनली एसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम में आप सफल नहीं हुए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपका मान लीजिए कि एज है, वो इतने एज तक है, आप उसको ट्राई करेंगे सारे एग्जाम। एज खत्म हो गया, एज खत्म होने के बाद आप, भगवान ने आपके लिए बना के रखा है, आपको करना क्या है। आप ये भूल जाए कि आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है। भगवान हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। भगवान जन्म देने से पहले सोच लेते हैं कि आप करेंगे क्या। ये तो आपकी मेहनत और ये है डायरेक्शन है जो आपको हेल्प कर रहे हैं भगवान की, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड। आप कुछ नहीं कर सकते उनके बिना। आपको सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत है, सिंसियरिटी की। अगर आपका नहीं हुआ, ठीक है, वो नहीं था ठीक आपके लिए, आप कुछ और प्रयास करें, पढ़ाएं लोगों को, कुछ और बिजनेस करें। बहुत ऐसे सफल बिजनेसमैन हुए हैं जिन्होंने आईएएस से रिजाइन करके बिजनेस शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया। तो हिम्मत और भगवान पे विश्वास सबसे बहुत जरूरी है। ये जरूर होगा। ये विश्वास अपने आप पे बहुत जरूरी है। अपने आप पे विश्वास का मतलब भगवान पे विश्वास, तो वो बहुत जरूरी है, उसको जरूर ध्यान में रखें। हाँ? अब बताइए ना। सर। हाँ हाँ हाँ। किस चीज की? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, तो आपका मतलब, मैं एनसीईआरटी पढ़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको समझेंगे सब्जेक्ट को, फिर आप, ठीक है, किसी भी गाइड में क्या होता है, गाइड में क्वेश्चन होता है, उसका आंसर लिखा होता है, यही होता है ना। हाँ आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के आप थोड़ा, आप समझ सकते हैं उस सब्जेक्ट को। जैसे कोई भी सब्जेक्ट अननोन है, आप सीधा गाइड बुक खोलते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही रिसर्च के बाद लिखी जाती है बुक। उसके जो जितने भी राइटर्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी अच्छे रिनाउंड स्कॉलर्स होते हैं। वो एनसीईआरटी इसलिए बनाई जाती, मतलब प्रिपेयर की जाती है कि आपकी समझ में वो आ सके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में लिखी होती है। वो आपका बेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको समझें, उससे आप समझ पाएंगे। जैसे कोई भी थ्योरम है फिजिक्स का, उसमें जो एक्सप्लेनेशन आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो गाइड बुक में भी होगा, लेकिन आप पहले उसको एनसीईआरटी को बेस को समझ लें। उसको आप लें, गाइड बुक का भी सहारा लें, उसके बाद आप लें, लेकिन बेस अपना मजबूत करें। टाइम ज्यादा, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मेरा यही सुझाव है कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें। ठीक है। हाँ, तो वो जब गाइड बुक पढ़ते हैं तो गाइड, किसका? हम्म। हाँ तो उसको पढ़े ना, उसको पढ़ लें, उसको भी पढ़ना जरूरी है। आप इस, क्योंकि वो जो गाइड बुक होगा वो बेसिकली फोकस्ड होता है। वो जिस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फोकस करता है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें। एनसीईआरटी पढ़ के उस सब्जेक्ट को समझ लें, उसके बाद उस गाइड बुक को पढ़े ना, और अच्छी तरह से आपको मेमोरी में आ जाएगा, समझ जा पाएंगे आप, है ना। ठीक। इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब अगर कहीं आपको लगता है कि विरोधी है, बहुत सारे गाइड बुक्स ऐसे होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये विरोधाभास है इसमें। तो आप अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है तो आप एनसीईआरटी को बेस मानिए, जो एनसीईआरटी बोल रहा है वो सही है, वो गलत है। अगर वो उससे मिलता जुलता है तो आप उस पर एग्री करें, उसी को पढ़ें, है कि नहीं। और भी कोई है?
हिस्ट्री के, हाँ बोले ना। अपने डिस्ट्रिक्ट है, हाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के आईएएस मिलना चाहते हैं, हाँ उसके लिए प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जाइए वहाँ पे उनके पीएस के पास, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि हमको मिलना है, ये मेरा मैटर है, डिस्कस किया वट एवर जो भी आपका मैटर, वो मिलेंगे, उनका काम ही है पब्लिक डीलिंग, उसी के लिए हम आए ही हैं। ठीक है। हाँ हम बोलिए ना। अच्छा। माइंड सेट मैंने बोला ना, भगवान पे विश्वास, एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, फिर से करेंगे। होता है, देखिए हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग असफलता से थोड़ा विचलित तो जरूर होते हैं, लेकिन विचलित होने से ये भी सोचे ना कि उसका हल नहीं है कुछ भी, एक बार नहीं प्रयास किए दोबारा प्रयास करते हैं। हाँ हो, नॉट ओनली गर्ल, सबके लिए सबकी यही स्थिति होती है, हमारी भी स्थिति ऐसी होती है, अगर एक बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाते हैं, अरे नहीं हुआ प्रीलिम्स कैसे यूपीएससी होगा, लेकिन फिर माइंड को मनाते हैं, अरे फिर प्रयास करते हैं। आपका प्रयास अगर सिंसियर है तो आप जरूर सफल होंगे। असफलता मैंने बोला ना, असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, आप जितना असफल होंगे उतना आपका जो संकल्प है वो मजबूत रहेगा। असफलता से मत घबराइएगा, दूसरा भगवान पे अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए। वो ऐसा मत कीजिए, भगवान से विश्वास मत उठाइए, भगवान आपके साथ हमेशा हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ रहते हैं, भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके माता पिता हैं भगवान, आपके लिए कुछ ऐसा होता है जो वो करना चाहते हैं इससे भी अच्छा, इसलिए वो ऐसा होता है, ये हमेशा विश्वास रखिए। अगर कोई चीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ और अच्छा होने वाला है, रास्ता मिलेगा, लेकिन प्रयास नहीं छोड़िए। हाँ होता है, वही तो मैंने कहा, उससे ओवरकम करने का यही एक रास्ता है कि भगवान पे विश्वास रखें, प्रयास करते रहें। जहां पे आपकी कमियां थी, मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया तो उसका तो आजकल मार्कशीट आ जाता है, आता है ना, कि आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर आए हैं, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस दीजिए। मान लीजिए कोई यूपीएससी देता है, हिस्ट्री में अगर देखेंगे कि आपको 100 नंबर ही आए, तो हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस देकर फिर आगे बढ़े। जनरल स्टडीज में कम नंबर आए तो आप जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस दें, आप अपनी कमियों को सुधारें ना, कमियों को सुधारिए, डिप्रेशन से क्या होगा, या मतलब सोचने से कुछ नहीं होगा, उस पर प्रयास कीजिएगा तभी तो सफलता मिलेगी। आप अपनी कमियां जब जानेंगे, जब तक आप अपनी कमी नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि मेरे में क्या कमी है। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, एक बार में सफलता किसी को नहीं मिलती है, तो वो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आप अपनी कमियां जानेंगे तभी तो उसको सुधारेंगे। तो यही है प्रयास, तो प्रयास कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए। और कोई है? नहीं। हाँ। मैंने कैसे देखा है, वो लोग इंडियासी में सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके काम को लेकर मिनिस्टर का दबाव आ जाता है या फिर आते रहता है, क्या ये बात सच है? देखिए ये मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना, कि वो क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है कि डिफरेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मिनिस्टर जो होते हैं वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, उनको 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए चले जाते हैं, मार्च चले जाते हैं, लेकिन हमें आईएएस और एडमिनिस्ट्रेशन को परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, हम परमानेंटली रहते हैं, हम जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सर्विस में रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती है या सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसके कारण प्रेशर रहता है, तो प्रेशर को हैंडल फिर करना भी सीख जाता है आदमी, वो उसको हैंडल करने की आप में शक्ति आ जाती है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जो हैंडल नहीं हो सकता है, सारे प्रॉब्लम हैंडल हो जाएंगे। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं या दूसरे सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, वो जो नेता है या फिर जो उनके बॉस हैं, उन्होंने जो कहा उसको फॉलो करते हैं,
तो जो स्थिति नेता की होती है बाद में, वही स्थिति उन ऑफिसर्स की होती है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता स्कैम में फंसते हैं। लालू यादव जी ही, मतलब इनका नाम नहीं लेना चाहिए, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके साथ बहुत सारे आईएएस ऑफिसर भी गए। तो वहां पे हमें संभल के कदम रखना होता है जॉब के बाद, क्या सही है और क्या गलत है। आप गलत कीजिएगा, ब्लाइंडली अगर नेता को फॉलो कीजिएगा तो आपका भी वही हश्र होगा। बहुत सारे नेता बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मतलब आप कभी फंसेंगे नहीं, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। जी। सिंह जी ने उनके अनुभव के आधार पर पॉलिटिकल तथा अन्य दबाव कैसे टैकल कर सकते हैं ये समझाया। लेकिन मैं उनका सीक्रेट तुम्हें बताता हूँ। मैंने देखा है वो रोज़ किमान 2 घंटे ध्यान करते हैं। वो राजयोग हुआ। अपने मन की वृत्तियों तथा मन की गहराइयों को जानना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना, जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पूर्णता से जानना ज्ञान योग हुआ। उससे कर्म सही होता है। कर्म की खूबियों को बड़ी खूबी से करने से उस कर्म में कुछ मिस्टेक्स नहीं रहते। उस कर्म में मैं और मेरा ये भाव हम दूर करें तो वो कर्मयोग होता है। अपने कर्म का फल जब हम अपने इष्ट को, परमेश्वर को समर्पण करते हैं तब वह भक्ति योग हो जाता है। इन चारों योगों को, राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग को जब हम अपने जीवन में लाते हैं तब हमारा जीवन पूर्णता से भर जाता है। दबाव से डर नहीं लगता। यही मुझे कहना है। धन्यवाद। पूजा पाठ की जरूरत नहीं है आपको। ये जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती, फूल और पूजा में 1 घंटा लगा दें, दिया दिखाएं। मन में भगवान है आपके, उनको जागृत करता है। आप आंख बंद करके भगवान के बारे में सोचेंगे, वही काफी है। जैसे हमारे रामकृष्ण भगवान को हम लोग मानते हैं, बाहरी आडंबर नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, भगवान से सिंसियरली मांगना चाहिए। ये नहीं मांगना चाहिए कि भगवान हमको मर्सिडीज दे दीजिए, भगवान हमको घर दे दीजिए, भगवान हमको पैसा दे दीजिए, वो नहीं। आप यही मांगिए कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें हमें सफलता दे। यही बहुत जरूरी है। और हर काम भगवान का काम होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये मत भूलिए। ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाइए हर एक रोज, घर में पूजा में अगरबत्ती धूप में 1 घंटा दिखा दीजिए, वो नहीं जरूरी है। मन की पवित्रता बहुत जरूरी है कि नहीं? किसी के बारे में द्वेष नहीं रखना, किसी से जलना नहीं, जेलसी नहीं रखना, अब हमेशा हेल्दी कंपटीशन करना, उससे प्रेरणा लेना। मान लीजिए आपके ही कोई साथी हैं, उन्होंने अच्छा किया, यूपीएससी कर लिया या एसएससी कर लिया, तो उनसे सहायता लीजिए, उनसे बात कीजिए, गाइडेंस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे जेलसी करने लगिए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आपको भी वही मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ है, वो बात तो ये जरूरी है ना? आई थिंक प्लीज, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। कार्यक्रम होते हैं तब अतिथि को पुष्प या फूलों का गुच्छ देने की प्रथा है, लेकिन हमने उन्हें ये फूल उनके सामने बिठाए हैं। ये अंग्रेज़ी फूल नहीं बल्कि फूले खिले हुए फूल है, पुष्प है जो ईश्वर को अर्पण किए जाते हैं। वो अब भारत माता के चरणों में अर्पित है। नहीं नहीं, हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। धन्यवाद। आप ही लोग फूल हैं, मतलब ये आप खिले हुए फूल हैं जो हम भगवान को अर्पण करते हैं। आप में अपार शक्ति है, आप उस शक्ति को पहचाने। उस शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। कोई भी वीक नहीं होता है, सभी स्ट्रांग है, सभी कर सकते हैं। ऐसा मन में हमेशा विश्वास रखिए। आप, भगवान आपके दिल में है, आपके अंदर है। आप जो भी प्रयास करेंगे सच्चे मन से, उस प्रयास को जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है ना? धन्यवाद। जय श्री राम कृष्ण।
धन्यवाद। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।